जय हिंद। हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे चुंबक के बारे में। ठीक है, चुंबक को समझते हैं और चुंबक के बारे में क्या क्या जाने थे वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो सीरीज के माध्यम से जो है हम और आगे खींचने का आज प्रयास करेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए चुंबक हम पढ़ रहे थे। चुंबक के दो पोल होते हैं, एक होते हैं नॉर्थ, एक होते हैं साउथ। क्या होते हैं? एक होते हैं नॉर्थ, एक होते हैं साउथ। दो तरह के पोल होते हैं। अगर सिंगल गया, इस तरह से रेखा अगर सिंगल गया, ठीक है, इस तरह से रेखा अगर सिंगल गया तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखा। अगर सिंगल रेखा गया है तो चुंबकीय बल रेखा इसे बोलेंगे। ठीक है, और इसे पहली बार देखा किसने था? तो लॉरेंज नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी ने ये जो है ये रेखा देखा था। ओके, और ये रेखा सिंगल ना होके डबल गया, ट्रिपल गया और कहीं ना कहीं जो है ना ग्रुप में अगर गया, इस तरह से रेखा नॉर्थ से साउथ, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? इस रेखा को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चुंबकीय पदार्थ को ना तीन टाइप में बांटे हैं। चुंबकीय पदार्थ को तीन टाइप में हम बांटे हैं। ठीक है, कौन कौन बांटते हैं तो ये जानते हैं। चुंबकीय पदार्थ को हम तीन टाइप में बांटते हैं। पहला प्रतिचुंबकीय, जिसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, पहला क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायमैग्नेटिक। दूसरा क्या हो गया? अनुचुंबकीय। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया लौ चुंबकीय। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, इस तरह से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। प्रतिचुंबकीय जो होता है, इसमें जो होता है, इसमें चुंबक से पूरी तरह से जो है चुंबक से दुश्मनी होता है। और एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं सोना, चांदी, तांबा। सोना, चांदी, तांबा को कभी देखे हैं आप कि चुंबक में चिपकता है? तो चुंबक से पूरी तरह से दुश्मनी, मतलब कि ये सब अनुचुंबकीय के, ये सब जो है प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चुंबक से दुश्मनी मतलब प्रतिचुंबकीय। ठीक है, जिसमें कि सोना, चांदी और तांबा इस तरह से आते हैं। ओके, अनुचुंबकीय का मतलब ये हो गया थोड़ा मोड़ा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा ही चुंबक से दोस्ती रखता है अनुचुंबकीय। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन किस में आते हैं? अनुचुंबकीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अनुचुंबकीय के अंतर्गत वो सब भी चीज़ आते हैं जिसमें कि यम लगा हो, जैसे कि पोटासियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? ये सब अनुचुंबकीय के अंतर्गत आते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे तीसरा क्या है? तीसरा है लौ चुंबकीय, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक का अर्थ ये हो गया कि इसमें चुंबक से पूरी तरह से दोस्ती रखता है। ठीक है, जैसे कि इसे बोल सकते हैं लंगोटिया यार। ओके, तो चुंबक से पूरी तरह से दोस्ती जो रखता है वो किस कैटेगरी में से रखते हैं? लौ चुंबकीय के अंतर्गत इसे रखते हैं। जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं लौ चुंबकीय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चुंबक के जो पदार्थ हैं वो तीन टाइप में बटे हुए थे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं आगे। अगर आप चुंबक को पीटते हैं या गर्म करते हैं, तो आपकी जो चुंबकीय क्षमता है ना चिपकने की, वो खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, क्या बोले? पीटने और गर्म करने पे चुंबकीय क्षमता खत्म हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्यूरी ताप क्या होता है? क्यूरी ताप का अर्थ ये हो गया कोई भी धातु हो, ठीक है, उसे आप अगर गर्म करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप गर्म कर देते हैं तो वो किसके बीच में आ जाता है? अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बीच में आ जाता है। तो क्यूरी ताप कहीं ना कहीं आपसे बोलेगा कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पे जाता है, तो आप बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं? 600 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए जो है किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस्पात का। ठीक है, अस्थाई चुंबक बनाना है आपको तो इस्पात का प्रयोग करेंगे। ओके, और वो अस्थाई चुंबक अगर बनाना है आपको तो इसमें नरम लोहा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अस्थाई चुंबक के लिए इस्पात का प्रयोग और वो अस्थाई चुंबक के लिए नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। एक आता है ट्रांसफार्मर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो ट्रांसफार्मर का काम है एसी को एसी में ही बदलना। कहने का अर्थ ये हो गया कि उच्च एसी को निम्न एसी में बदलना ट्रांसफार्मर का काम होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा
कि आदर्श ट्रांसफार्मर, हम आदर्श ट्रांसफार्मर की बात बोल रहे हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर में किस धातु का, किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो क्या बोलेंगे, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। आदर्श में सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। और नॉर्मल अगर बोल दिया ट्रांसफार्मर में किसका उपयोग करते हैं, तो नरम लोहा का, ठीक है। नॉर्मल लोहा से, नरम लोहा से नॉर्मल ट्रांसफार्मर बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छा किफ़ायती और काफ़ी कॉस्टली बनाना चाहते हैं अच्छा ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए आपको जो है किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे देखते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का अगर ऐसा ही मात्रक पूछ लिया आपसे, तो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला, और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक अगर पूछ लिया तो वेबर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स बोलेगा तो वेबर, चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब जो है हम आगे देखते हैं। आगे जो है हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर का नाम है हीट। हीट बोले तो उष्मा। उष्मा जो है, उष्मा को समझते हैं, उष्मा होता क्या है, ठीक है, उष्मा को समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है, कॉइन है, ठीक है, पैसा है, रुपया है, डॉलर है, ये तीन चीज़ अगर आपके पास है तो आप अमीर व्यक्ति बन सकते हैं, बन सकते हैं ना, अमीर व्यक्ति हो जाएंगे। तीन चीज़ रहेगा तो पैसा, रुपया, डॉलर, इस तरह से रहेगा तो अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। तो उसी तरीक़ा से उष्मा में, उष्मा का संचलन कैसे होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ये क्या है, ताप। ये क्या है, ताप। ये ताप के अंतर्गत आते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अगर ये तीनों चीज़ें रहेगा ना तो उष्मा पैदा हो सकती है। उष्मा क्या हो सकती है, पैदा हो सकती है। उष्मा फ्लो हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ में आ गया होगा आपको। तो तीन चीज़ जरूरी है उष्मा पैदा करने के लिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। ये देता है ताप, ये देता है ताप, उसके बाद ये बनता है उष्मा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उष्मा जो होता है ये फ्लो होता है, फ्लो, ठीक है, प्रसारित होता है। उष्मा क्या होता है, फ्लो होता है, और उष्मा की वजह से ही गर्म या ठंडा होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इस सब को नापते हैं ताप में। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, इस तरह से होता है। लेकिन उष्मा को नापते हैं हम लोग कैलोरी में। उष्मा किस में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं, ठीक है। इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक अर्थ ये हो गया, उष्मा का प्रभाव जो होता है ये ताप, केल्विन और फ़ारेनहाइट पे ही डिपेंड करता है। इसी पे डिपेंड करेगा कि उष्मा का तापमान बढ़ेगा या गिरेगा, ठीक है। इस तरह से इस पर ही डिपेंड करेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव जो होता है वो तीन टाइप का होता है। उष्मा का प्रभाव तीन टाइप का होता है। एक होता है चालन विधि, एक होता है संवहन विधि, एक होता है विकिरण विधि, ठीक है। उष्मा का प्रभाव तीन टाइप का होता है, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। अब समझते हैं ध्यान से एक एक करके कि चालन विधि क्या क्या है, ठीक है। समझते हैं चालन विधि में क्या बोला गया है, उष्मा को ले जाने में माध्यम में जाने वाला एक एक कण भाग लेते हैं, उसे चालन विधि कहते हैं, ठीक है। उष्मा से ले जाने वाला में अगर एक एक कण भाग ले रहा है तो उस विधि को बोलते हैं चालन विधि। एक एक कोना कोना गर्म हो जाना, इसे क्या बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ सजाए हैं 1 2 3 4 5, मान लीजिए 3 4 5 6 7 जो है इस तरह से 1 2 3 4 5 जो है कण है, ठीक है। तो उष्मा अगर यहाँ देंगे ना एक पे, तो ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो इसी तरह से एक एक कण पकड़ पकड़ के एक एक कोना तक जो है गर्म हो जाएगा। तो इस विधि को हम बोलते हैं चालन विधि। और किताबी भाषा में अगर बोलना चाहेंगे आप तो क्या बोलेंगे, सब कण में भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। उष्मा के सब कण जिसमें भाग लेते हो उस विधि को बोलते हैं चालन विधि। ओके, उष्मा के जो कण सब भाग लेते हैं। अब संवहन विधि देखते हैं, ये क्या होता है। संवहन विधि में क्या होता है कि ये ना छोड़ के भाग लेते हैं, ये ना छोड़ के भाग लेते हैं, और कितना दूर तक ये उष्मा दे सकता है, ठीक है। आप समझते हैं ध्यान से। चालन में क्या पकड़े थे, 1 2 3 4 सभी को उष्मा दे रहा था। लेकिन उष्मा में क्या होता है, संवहन में क्या होता है, ये छोड़ के भाग लेते हैं। एक को दिया तो 2 को नहीं देगा, 3 को देगा तो 4 को नहीं देगा, 5 को देगा तो 6 को नहीं देगा। तो छोड़ के जिसमें भाग लेता है उसे बोलते हैं संवहन विधि। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये छोड़ के भाग लेता है, और एग्जाम्पल में बोलेंगे तो कितना दूर तक ये दे सकता है, मैक्सिमम बोलेंगे तो कितना दूर तक ये उष्मा दे सकता है, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है, उष्मा पे डिपेंड करता है। ओके, ये लेकिन ये कण को छोड़ के भाग लेते हैं। और विकिरण समझते हैं। विकिरण क्या होता है, ये हुमच के भाग लेता है, हुमच के भाग लेता है, ठीक है। हुमच के बोले तो जैसे कि मुझे यहाँ तक उष्मा पहुँचाना है, तो अब जैसे ही टेम्परेचर देंगे हचाक दुकुर गर्म हो जाएगा, हचाक दुकुर,
तो हचाक दुकुर और हुमच के जो गर्म होता है उस विधि को बोलते हैं विकिरण विधि। क्या बोलते हैं? विकिरण विधि। सूर्य के ताप से जो वायुमंडल गर्म हो जाता है कभी कभी, तो वो कैसी विधि है? वो है विकिरण विधि। ठीक है, कैसी विधि है? विकिरण विधि। हाथ से हम कभी कभी ठंड के दिनों में हाथ सेकते हैं ना, टेम्परेचर लेते हैं, उस विधि कैसा विधि हो गया? उस विधि को हम क्या बोलेंगे? विकिरण विधि। ठीक है, विकिरण विधि बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। आगे देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं सूर्य की आग तापना, सूर्य का ताप, आग तापना, ये सब कैसी विधि है? विकिरण विधि है। ओके, अब चालन समझते हैं। चालन ना धातु को गर्म करता है, धातु को गर्म करता है। ठीक है, चालन क्या करता है? धातु को गर्म करता है, जैसे कि लोहा, चांदी, ठीक है, स्टील, ये सब क्या है? धातु है कहीं न कहीं। तो चालन विधि से ये सब चीज़ जो है गर्म होता है। जैसे केतली का गर्म होना, केतली का गर्म होना, चाय वाला होता है ना केतली, केतली का गर्म होना कैसी विधि है? चालन विधि है। कैसी विधि है? चालन विधि है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ना, समझ गए होंगे। चालन विधि क्या होता है? धातु जैसे गर्म होता है। ठीक है, सबसे धीमी विधि ये कहलाता है। जो चालन विधि से धातु और गर्म होता है, याद रखिएगा, लोहा, चांदी, स्टील, ये सब ले सकते हैं। संवहन विधि क्या होता है? तो पानी गर्म होता है। संवहन विधि से क्या होता है? पानी गर्म होता है, पानी ठंडा होता है। ठीक है, जो होता है ना, ये क्या होता है? संवहन विधि के माध्यम से होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। विकिरण विधि देखिए क्या होता है। विकिरण विधि क्या होता है? ये सूर्य ताप, आपको क्या बोले थे? विकिरण विधि से सूर्य ताप ले सकते हैं, आग से हाथ सेकते हैं ना, आग का तापना। ठीक है, ये सब कैसी विधि है? तो विकिरण विधि है। ठीक है, इस तरह से विकिरण विधि हम बोल सकते हैं इसको। ओके, तो ये सब कैसी है? उष्मा का संचरण विधि जो है इस तरह से कहलाता है। ठीक है, उष्मा के संचरण विधि में कौन कौन आ गया? चालन, संवहन, विकिरण। इस तरीक़ा से जो उष्मा का संचरण होकर जो है कहीं ना कहीं कोई न कोई माध्यम से जो है गर्म होते रहता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे, तो सबसे तेज अगर विधि पूछ लिया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? विकिरण विधि। सबसे तेज विधि विकिरण विधि। ये हुमच के गर्म कर देता है। हुमच के गर्म कर देने की विधि क्या बोलते हैं? विकिरण विधि। ठीक है, ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये कंसेप्ट और ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं उष्मीय प्रकार, उष्मीय प्रसार समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है? किसी चीज़ में उष्मा देंगे तो उससे निकलने वाला जो प्रसार निकलेगा उसे कहते हैं उष्मीय प्रसार। किसी चीज़ में अगर उष्मा देंगे ना, तो उससे निकलने वाला जो प्रसार होता है ना, धुआं पूरा, तो उसे बोलते हैं उष्मीय प्रसार। ठीक है, उष्मीय प्रसार। और उष्मीय प्रसार होते कितने टाइप के हैं? तो वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? वो 3 टाइप के होते हैं। पहला, लंबाई। ठीक है, लंबाई, जिसे लंबाई को बढ़ाया जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं रेखीय प्रसार। ठीक है, रेखीय प्रसार से लंबाई बढ़ता है। ठीक है, लंबाई प्रसार, लंबवत दूर तक जा सकता है, उस विधि को बोलते हैं रेखीय प्रसार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है रेखीय प्रसार, इसमें क्षार लोग, इसमें क्या होता है? क्षार सब जो होता है ना, वो सब गर्म हो जाता है, तो रेखीय प्रसार की विधि यह कहलाता है। एक होता है क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार में क्या होता है? ये क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, क्षेत्रफल इतना है तो क्षेत्रफल बढ़ा के इतना कर देगा। ठीक है, तो इस विधि को बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। ओके, और लास्ट जो है वो है आयतन। आयतन में क्या होता है? ये आयतन को बढ़ा देता है। आयतन में क्या होता है? आयतन को बढ़ा देता है। जैसे कि किसी गोला को गर्म करने पे आकार बढ़ जाता है। किसी गोला को अगर गोला को गर्म करेंगे तो उसका आकार ने पिघल के बड़ा हो जाता है। ये सब कैसी विधि है? ये सब आयतन प्रसार है। ठीक है, और क्षेत्रीय प्रसार में क्या हो जाता है? क्षेत्रीय प्रसार में हम क्या समझाएं? क्षेत्रीय प्रसार में इसमें क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जैसे कि धातु का चादर में छिद्र, धातु के चादर में छिद्र। अब धातु के चादर में छिद्र क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कोई तावा है, तावा जिसमें रोटी बनता है, ठीक है, उसमें अगर छोटा सा बीच में छेद हो गया ना, और उसको जब गर्म करेंगे ना, तो छेद ना बड़ा होते होते बहुत बड़ा छेद हो जाएगा। तो क्या किया? वो क्षेत्रफल को बढ़ा दिया ना, क्षेत्रफल को बढ़ा देने वालों को बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आयतन प्रसार क्या होता है? आयतन प्रसार, तो आयतन प्रसार में होता है कि आयतन को बढ़ा देता है। जैसे गोला को अगर गर्म करेंगे तो गोला गर्म करके बड़ा आकार में बदल जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं ध्यान से। इसका अगर अनुपात पूछ लेगा तो लंबाई का अनुपात अगर पूछ लिया तो 1 होता है। क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रफल का अगर अनुपात पूछ लिया तो 2 होता है। आयतन का अनुपात पूछ लिया तो 3 होता है। ऐसे अगर बोल देंगे तो रिलेशन अगर आपको बताना बोलेगा तो 1:2:3 इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे कम एक बोले तो लंबाई प्रसार, दूसरा
क्षेत्रीय प्रसार, और आयतन बोलेगा तो तीसरा, ठीक है, तीसरा क्षेत्रीय प्रसार। और इसे ना दर्शाया जाता है अल्फा बीटा गामा से, अल्फा बीटा गामा से। सबसे ज़्यादा किस में होता है? गामा में। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं और समझ में आ गया होगा। ओके, इस तरह से रिलेशन रहता है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।